तो हेलो व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्जाम स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज की जो वीडियो है वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से करने वाले हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को हम इस एक ही वीडियो में करने वाले हैं। 100 से ज्यादा प्रश्नों को हम इसमें करने वाले हैं। जिसमें हम लगभग 100 प्लस 1 या 125 तक भी हो सकता है कि यहाँ तक भी प्रश्नों को हम इसमें करें। और सभी जो प्रश्न हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि मैं जो विश्व भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके जो अलग अलग सब्जेक्ट है, टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक से हमने प्रश्नों को उठाया है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को जरूर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। इससे अधिक ज्यादा प्रश्नों को आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे प्रश्नों को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके सामने दिया है। चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, या फिर आप सीटेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी की भी करें जहां से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक आता है, उन प्रश्न में उस सब्जेक्ट से सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपना ये सेशन। चलने से पहले आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हर एक प्रश्न के हम एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आए साथ में। और मुझे आशा है कि आप अगर एक बार ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, वो आपके कहीं से भी गलत नहीं होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सबसे गहरा सागरीय गर्त यानी कि डीप ओशन गर्त है, क्या है? ऑप्शन है मारियाना गर्त, टोंगा गर्त, कुरिल गर्त, या फिर कोई नहीं। तो सभी जानते होंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मारियाना गर्त। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में अगर जो मारियाना गर्त है इसको हम देखें तो इसी को हम क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? फिलिस्तीन के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में लगभग 11 किलोमीटर सबसे गहरा विश्व में ये गर्त है। तो पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरियाना गर्त, जो कहां पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि एशिया लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा है? बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और इन तीनों में जो सबसे बड़ा जो द्वीप है एशिया का, एशिया के संदर्भ में बात करें तो वो होगा बोर्नियो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर एकदम सही होगा। ठीक है। अगर हम बात कर लें एशिया में, तो एशिया में ये फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम वर्ल्ड में देखें, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में देखें यानी कि विश्व का ये कितना है? ये तीसरा, ठीक है, थर्ड पोजीशन का है। विश्व में तीसरा है, लेकिन एशिया में देखें तो एशिया का ये फर्स्ट, पहले सबसे बड़ा है। ठीक है। और जो जावा और सुमात्रा की यहाँ पे बात की गई है, तो जो जावा है और सुमात्रा है, ये अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो बोर्नियो है, यहाँ पर अगर हम बोर्नियो है, ये बोर्नियो आपको देखिए, बोर्नियो अगर हम इसको मैप के आधार पर देखें तो कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये बोर्नियो जो है ये है जावा। यहाँ आपको यहाँ नीचे की तरफ यहाँ आपको मिलेगा जावा। ठीक है, ये जावा मिलेगा। और जावा
यहाँ इधर आपको सुलावेसी आपको देखने को मिलेगा, और जो सुलावेसी है वो आकृति में आपको मिलेगा कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। ये सुलावेसी, ये जावा, ये बोर्नियो, ठीक है। और सुमात्रा भी आपको यहाँ पूर्व में, इसके पश्चिम में यहाँ मिलेगा आपको सुमात्रा। जावा के एकदम ऊपर यहाँ पर सुमात्रा मिलेगा, ठीक। तो जो बोर्नियो है वो पहला है एशिया में, और विश्व में ये तीसरे नंबर पर है। देखिए, तो एक्सप्लेनेशन देखे थे कि बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और भौगोलिक रूप से देखें तो यह जावा से उत्तर में देखिए, जावा से उत्तर में है, सुलावेसी से पश्चिम में, ये सुलावेसी है, ठीक है, ये सुलावेसी है, और सुलावेसी से पश्चिम में है, और जो सुमात्रा है, सुमात्रा से ये कहाँ है, पूरब में है, ठीक है। तो ये हमने इसकी आकृति को भी देख लिया है, कहाँ पर है ये। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, गंगा, मेकोंग या फिर यांगत्से। तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी जो नदी है वो है यांगत्से नदी है, ठीक है, यांगत्से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये कहां पर बहती है, तो ये कहां पर बहती है, चीन में बहती है, ठीक है, चीन में बहती है। देखिए यांगत्से नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, और यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और एशिया की सबसे बड़ी। यांगत्से नदी चीन में मौजूद है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6300 यानी कि 6300 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, और इसके बाद में चीन के कई हिस्सों में होते हुए अंत में यह कहाँ गिरती है, चीन सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा यांगत्से। क्वेश्चन नंबर 4 हम थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, और प्रश्न भी की व्याख्या भी करनी है, तो थोड़ा तेजी से चलेंगे, काफी समय लगेगा। देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले देश हैं, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो कौन से हैं, ठीक है। देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज में देखिए लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, तो लाओस, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया, कंबोडिया, म्यांमार है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर स्वर्णिम त्रिभुज का जो क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करें तो ये 3 क्षेत्र हैं, 3 हैं, और इसमें है आपको मिलेगा म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, और एक मिलेगा आपको लाओस, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र जो है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के पहाड़ों का एक संयुक्त क्षेत्र है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए तस्करों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे पुराने मार्गों में से एक था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले यूपीएससी के अंदर कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति के लिए तस्करों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो सबसे पुराना जो मार्ग था वो कौन सा था, तो यही क्षेत्र था जो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार वाला जो क्षेत्र था, ये संयुक्त जो क्षेत्र है यही एक क्षेत्र था ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है, जो कनेक्टिंग कैनाल है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है, ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में मिस्र देश में ही 1869 में बनाई गई थी, और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इस नहर की जो कुल लंबाई है वो केवल 165 किलोमीटर है, ठीक है। स्वेज नहर के बन जाने से जो अफ्रीका के जो पश्चिमी तट के जो क्षेत्र है या यूरोप है, यूरोप को लेकर के जो व्यापार होता है वो काफी सुगम हो गया है। पहले क्या था, जो अफ्रीका महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम इंडिया से चलें और इंडिया से कोई भी जहाज चलता है तो वो अकेले
यूरोप के लिए, तो अफ्रीका का चक्कर काट के तब यूरोप पहुंचता था। लेकिन अब यहाँ स्वेज नहर बन गई, तो स्वेज नहर बन जाने से ये जो क्षेत्र है, ये जो इतनी जो दूरी है वो खत्म हो गई है और वो आसानी से स्वेज नहर के द्वारा ही भूमध्य सागर होते हुए यूरोप में पहुंच जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5-6 देखें। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, लार्जेस्ट रेल रोड ऑफ एशिया है, ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन पैसिफिक, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं। तो यहाँ पर एशिया के बारे में पूछी है, तो कैनेडियन पैसिफिक तो आप जानते हैं अमेरिका का है, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एशिया का जो सबसे बड़ा है वो है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह से भारत की जो नदी है, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, गंगा है। तो ठीक उसी तरह से जो श्रीलंका है, श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा, महावेली गंगा। ठीक है, और इसे एक नाम से बोलते हैं वहां पर, इसे ग्रेट सैंडी नदी के नाम से भी इसे बोला जाता है, ग्रेट सैंडी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है श्रीलंका में। तो महावेली गंगा, जिसे सिंगली या ग्रेट सैंडी नदी भी कहा जाता है, ये नदी मध्य और पूर्वी श्रीलंका में स्थित है। इसकी लंबाई 335 किलोमीटर है और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए महावेली गंगा एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया के स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा है। तो एशिया के जो स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री। जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं पूरे विश्व की, इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें पूरी वर्ल्ड की जितने भी स्थलरुद्ध देश हैं यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उनके बारे में मैप के साथ में पूरी विस्तृत चर्चा की गई है। तो आप जाकर के देख सकते हैं पूरा वीडियो को, जहां से आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो एशिया के बारे में बात, तो एशिया का जो सबसे बड़ा जो स्थलरुद्ध देश है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो सही आंसर होगा, कजाकिस्तान। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखें तो स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओस इस महाद्वीप पर अवस्थित स्थलरुद्ध देश हैं। और एशिया के स्थलरुद्ध देशों में सबसे बड़ा जो देश है वो कजाकिस्तान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर भी वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, कजाकिस्तान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये किन द्वीपों पर स्थित हैं। तो ये देखिए हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये किसके हैं, जापान के दो शहर हैं, और जापान के जो दो शहर हैं उसमें जापान के जो है वो 4 द्वीप हैं। ठीक है, होक्काइडो, होन्शु, क्योशु और शिकोकू। तो इन चारों द्वीपों में से किन किन द्वीपों पर ये हिरोशिमा और नागासाकी हैं। तो जो हिरोशिमा है, ठीक है, जो हिरोशिमा नगर है ये तो होन्शु द्वीप पर है। तो होन्शु पर हमारा यहाँ पर भी होन्शु है और यहाँ पर होन्शु है, और ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो नागासाकी है वो किस पर है, तो वो नागासाकी है क्यूशु द्वीप पर। किस पर है, क्यूशु द्वीप पर है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा सही बनेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो होन्शु और क्यूशु पर है, हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर है और नागासाकी जो क्यूशु द्वीप पर है। चलिए देखिए, हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है, और इन नगरों पर 1945 पर परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, बर्कोयास, ओसाका, जेकोबाद या अदन यानी कि अमन। तो एशिया का सबसे गर्म जो स्थान है वो है जेकोबाद है, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में पड़ता है जेकोबाद। तो ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 52 से 55 तक भी पहुंच जाता है। ठीक है, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है ये। देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आने वाला जैकोबाबाद, ठीक है, जैकोबाबाद है, ये एशिया का सबसे गर्म स्थान है, और यह यहाँ का जो तापमान है वो 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो एशिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? एशिया में स्थित है विश्व की सबसे गहरी झील, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, लेकिन एशिया में स्थित है, कौन सी है ये? तो ये झील होगी बैकाल झील। कौन सी? बैकाल झील होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एशिया की सबसे में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एशिया में विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है एशिया में विश्व की? तो ये झील है, देखिए कौन सी है, ये झील है पेंगोंग झील। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और खारे पानी की झील है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ती है? तो तिब्बत वाला जो क्षेत्र वहां से लेकर के ये जो भारत का जो क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और विश्व की सबसे गहरी मतलब खारे पानी की झील है सबसे ऊंची। तो पेंगोंग झील तिब्बत से लेकर के भारतीय क्षेत्र से फैली है। इसका पूर्वी हिस्सा तिब्बत में है और जो पश्चिमी है वो भारत में है, और विश्व की सबसे ऊंची यानी खारे पानी की झील है। देखिए आगे कुछ प्रश्न है जिनमें हमने मैप का भी यूज किया है, जिनमें हम मैप के द्वारा भी वहां पर हम इन सबको देखेंगे। झील से रिलेटेड जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो भी हमारे मैप पर हैं, आधारित हैं, तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एशिया के विश्व के जितने भी द्वीप हैं, आइसलैंड हैं, उनसे लेकर के भी वीडियो सेपरेट बनी हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं, वो भी चैनल पर अपलोड है। बहुत सारी वीडियोस हैं जो, और हर एक कॉन्टिनेंट को हमने कवर कर लिया है, एशिया महाद्वीप को भी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप या फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है, पूरा। तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत सारी जानकारी और प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया की उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाली जल संधि का नाम क्या है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से, देखिए उत्तरी अमेरिका से जो अलग करती है वो कौन सी झील है? झील नहीं सॉरी, संधि पूछा है, स्टेट है। तो जल संधि यानी कि वाटर स्टेट कौन सा है? देखिए जो अमेरिका इधर, अगर हम मैप को देखें तो एशिया का जो रूस वाला क्षेत्र है इधर पड़ता है, और इधर से फिर एक ये क्षेत्र पड़ता है, ये अमेरिका वाला। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और यहाँ पर ये रूस वाला क्षेत्र पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर एक संधि है ये, तो ये जो संधि है ये है बेरिंग संधि है। कौन सी है? बेरिंग संधि है जो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। पूछा जाता है कि रूस और नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका को जोड़ने वाली जो संधि है, इनके अलग करने वाली जो संधि है वो कौन सी है? तो वो बेरिंग जल संधि है। जो यहाँ पर चुक्ची सागर दिखता है हमें, कौन सा? चुक्ची सागर, और नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर है बेरिंग सागर। ठीक है, यहाँ पर बेरिंग सागर है, और इन दोनों को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है, तो अलग अलग करती है रूस को। और रूस का भी एक क्षेत्र है, कौन सा? सॉरी रूस का नहीं, सॉरी अमेरिका का। ये जो क्षेत्र है अमेरिका का, ये अलास्का है, और इस पर किसका अधिकार है अलास्का पर? तो ये यूएसए का है। ठीक, यूएसए का अधिकार है, तो इन दोनों को ये अलग करती है। चलिए, तो बेरिंग जल संधि होगा। एशिया में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? एशिया में सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा द्वीप है सबसे अधिक, यानी कि वहां पर लोग जहाँ पर रहते हैं सबसे अधिक, वो कौन सा द्वीप है एशिया का, और सबसे ज्यादा उसी पर रहते हैं? तो ये द्वीप है जावा। ठीक है, जावा हमने बात करी थी अभी बोर्नियो के बारे में। तो बोर्नियो के नीचे हम देखते हैं, तो बोर्नियो के नीचे यानी कि दक्षिण में हमें जावा देखने को मिलता है। चलिए, हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर पर्वत श्रेणियां किन देश में स्थित हैं? हिंदुकुश, सुलेमान और किरथर, ये जो एक है ये कहाँ पर है? तो इनसे हम देखिए, हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान और किरथर, हिंदुकुश पर्वत है, यहीं पर एक दर्रा है, खैबर दर्रा है। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध खैबर दर्रा है। बताइए कि खैबर दर्रा को पार करके कौन भारत आया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हिस्ट्री से संबंधित है। तो हिंदुकुश, सुलेमान और जो किरथर पर्वत श्रेणियां हैं ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हमने भी बात की थी, तो ये है बोर्नियो। इसके बारे में हम पहले दूसरे प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप
बोर्नियो है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है 7511001 किलोमीटर। चलिए, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये है मालदीव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, मालदीव सबसे छोटा देश है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो पाक जल संधि अगर हम भारत और पाकिस्तान के देश में, तो भारत पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये है भारत और श्रीलंका के बीच। इसके भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। किस देश को पैगोडा का देश कहा जाता है? किस देश को पैगोडा का देश कहा जाता है? पैगोडा का जो देश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसी बर्मा, म्यांमार को, ठीक है, म्यांमार को। पैगोडा का मतलब क्या होता है? जो पैगोडा होते हैं इनका जो उपयोग है वो कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध थे, या भगवान बुद्ध जो है, या जो उससे जो कोई संत होते हैं उनके जो अवशेष हैं उनको जहां पर रखा जाता है, तो वहां पर एक मंदिर के जैसे, एक मंदिर जैसा कुछ आकृति बना दी जाती है इसमें, तो उसे हम पैगोडा मन कहते हैं, और या फिर स्तूप भी कहते हैं। तो बहुत अधिक देखने को हमें जो मिलते हैं ये म्यांमार में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, पगोड़ों का उपयोग भगवान बुद्ध या किसी संत के अवशेषों यानी कब्र पर निर्मित मंदिर जैसी आकृति के लिए किया जाता है। इन्हें स्तूप भी कहते हैं। कुरेल द्वीप समूह पर किस देश का नियंत्रण है? कुरेल द्वीप पर किस देश का नियंत्रण है? तो कुरेल जो द्वीप है इस पर जो नियंत्रण है वो किसका है? तो ये देखिए, वो इस पर है रूस का। रूस ने इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, ठीक है। जो जापान के पास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, कमचातका प्रायद्वीप से छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला दक्षिण में जापान तक निकली हुई है, दक्षिण में जापान तक निकली हुई है, जिसे कुरिल द्वीप समूह कहते हैं। और कुरिल द्वीप समूह पर रूस के कब्जे में है। किसके है? रूस के कब्जे में है। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से नहीं लगती? लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और या फिर भारत? बताइए, म्यांमार की जो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे नहीं? देखिए, म्यांमार, अगर हम म्यांमार के बारे में चर्चा करें तो देखिए, अगर म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार की जो है, देखिए ये म्यांमार, अगर हम एक छोटा सा एक मैप के आधार पर देखें तो ये म्यांमार, अगर हम देखें तो म्यांमार, देखिए म्यांमार के उत्तर में अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर हमें कौन देखने को, इधर इस साइड हमें मिलेगा चीन, ठीक है, इस साइड में चीन मिलेगा। पूरब में हम देखें तो पूरब में हमें कौन मिलेगा? पूरब में मतलब इधर, ठीक है, इस साइड में हमें मिलेगा कौन? एक देश मिलेगा छोटा, जिसे हम कहते हैं लाओस, लाओस, ठीक है, पूरब में। पूरब और इसी के यहाँ पर एक नीचे इस साइड मिलेगा हमें, इस तरह से पूरब दक्षिण अगर देखें तो पूरब और दक्षिण में हमें यहाँ ठीक है, पूरब और इधर हम देखें तो इधर हमें इंडिया मिलता है, ठीक है, और पश्चिम में बांग्लादेश भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, बांग्लादेश भी मिलता है। और कौन सा देश मिलता है इसमें? तो यहाँ पर वियतनाम यहाँ पर से होगा। सीमा देश से नहीं लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो वियतनाम से इसकी सीमा नहीं लगती है, तो लाओस से लगती है, वियतनाम से नहीं, थाईलैंड, सॉरी, वियतनाम से, हाँ सॉरी, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा वियतनाम, ठीक है, वियतनाम देखने को मिलेगा। तो वियतनाम नहीं, इसका जो सही आंसर होगा थाईलैंड होगा। थाईलैंड से इसकी सीमा नहीं लगती, ठीक। चलिए, देखिए, अच्छा यहाँ पर वियतनाम ही आ गया, तो वियतनाम नहीं, यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है, ये सही आंसर होगा। देखिए, म्यांमार की उत्तर सीमा उत्तर में चीन, पूर्व में लाओस, पूर्व और दक्षिण में, पूर्व में वियतनाम, उत्तर पश्चिम में आपको मिलेगा भारत, और पश्चिम में मिलेगा बांग्लादेश, ठीक है। तो इससे नहीं मिलती है, तो थाईलैंड से इसकी सीमा नहीं लगती है, थाईलैंड से, ठीक है।
थाईलैंड काफी नीचे पहुंच जाता है, क्योंकि थाईलैंड और थाईलैंड के नीचे मिलता है हमें कंबोडिया। तो इससे इसकी सीमा नहीं जाती है। देखिए विनिपेग झील किन देश में स्थित है? विनिपेग झील जो है वो किस देश में है? ठीक है, तो विनिपेग झील जो है आपको मिलेगी, ये अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की झील है एक, और नॉर्थ अमेरिका की झील है, तो ये कहाँ मिलेगी? ये कनाडा में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा कनाडा। तो विनिपेग झील एक विश्व परंतु कम गहरी झील है। यह कनाडा के मनीटोबा प्रांत में स्थित है और उत्तर से दक्षिण तक इस झील की जो लंबाई वो 416 किलोमीटर है। ठीक है, 416 किलोमीटर है इसकी। दक्षिण अमेरिका में स्थित टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? देखिए दक्षिण अमेरिका में एक झील है टिटिकाका झील, तो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? देखिए दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं, एक है बोलीविया और एक है पेरू, और इन्हीं दो देशों की सीमा पर स्थित है ये टिटिकाका झील, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये कहां पर है? जो एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये टिटिकाका झील। देखिए टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला में बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल और जल की मात्रा के आधार पर यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है कौन सी? टिटिकाका झील। ठीक, तो बोलीविया और पेरू की सीमा का निर्धारण भी करती है ये। निम्न में से कौन सा देश प्रशांत महासागर में स्थित मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए मेलानेशिया जो क्षेत्र है उसका हिस्सा नहीं है, ये पूछा है मेलानेशिया का। ठीक है, आपको हम देखें तो अगर जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर हमें कुछ माइक्रोनेशिया मिलता है एक, ठीक है, सोलोमन द्वीप, तो इस तरह से कई जो द्वीप हैं इनका एक समूह है, छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, तो इनके बहुत सारे समूह हैं, जैसे मार्शल द्वीप समूह है। तो यहाँ पूछा है कि प्रशांत महासागर में से मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो मेलानेशिया क्षेत्र का जो हिस्सा नहीं है वो कौन सा नहीं है? देखिए वनुआतू, सोलोमन और फिजी, तो ये तो जो चारों हैं ये चारों मेलानेशिया क्षेत्र के हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम बात करें किरिबाती की, तो किरिबाती जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, देखिए वनुआतू है, सोलोमन है, पहले ऊपर सोलोमन मिलता है हमें, यहाँ सोलोमन द्वीप समूह है, उसी के नीचे वनुआतू है, और इसी के इस साइड में हम देखने को मिलेगा फिजी। ठीक है, देखिए जो किरिबातू है वो किरिबातू जो द्वीप है ये हमें अलग देखने को मिलता है, और ये फिजी के ऊपर मिलता है, इस साइड में यहाँ थोड़ा ऊपर की तरफ मिलता है। तो लेकिन ये इसके क्षेत्र में सोलोमन में आते हैं, मेलानेशिया क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ये मेलानेशिया में नहीं आती, किरिबाती। ठीक है, किरिबाती है, और उसी के पास में टुवालू है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रशांत महासागर के मेलानेशिया क्षेत्र में वनुआतू, सोलोमन द्वीप, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी स्थित हैं। ठीक है, ये इसमें स्थित नहीं है, अपने इसका हटाओ। ठीक है, तो ये स्थित हैं, लेकिन किरिबाती इसमें स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए थोड़ा तेजी से चलते हैं। आमतौर पर किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में। तो आमतौर पर जो चट्टान जीवाश्म जो होते हैं वो किस किस चट्टानों में पाए जाते हैं? ये अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जो अपसादी जो चट्टानें होती हैं ये कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, और क्या होती है, ये बहुत लंबे समय से बनती हैं, बहुत लंबे समय अंतराल के बाद में ये बनती हैं, जिसमें इन्हीं में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु इसमें हो जाते हैं, तो ये जीवाश्म होती है। ठीक है, तो अपसादी चट्टानें परतदार होती हैं, लंबे समय अंतराल में बनती हैं, इसलिए इन चट्टानों में पौधे, जीव जंतु और अन्य सूक्ष्म जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं।
सुदूर उत्तर में प्रभुसत्ता संपन्न देश की कौन सी राजधानी स्थित है? सुदूर उत्तर में, सब उत्तर में मेनती सबसे उत्तर में, एकदम उत्तर में कौन सी राजधानी है? तो ठीक है, तो सबसे उत्तर में एक राजधानी है, किसकी है? वो है आइसलैंड की राजधानी है। और आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये है रेयसविक। कौन सी है? रेयसविक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि विश्व में सबसे उत्तर में स्थित है। विश्व में सबसे उत्तर में स्थित है ये रेयसविक। तो रेयसविक आइसलैंड की राजधानी है और यह विश्व में सबसे अधिक उत्तर में स्थित है। 27 निम्न में से अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत है और ये अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रसिद्ध क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है ये। तो कहां पर है? तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो, केन्या, अरगन या फिर माउंट नाम। तो ये होगी माउंट किलिमंजारो। ठीक है, कहां पर है ये? तंजानिया में स्थित है। ठीक है, तंजानिया में स्थित है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा भी पर्वत है और क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है और क्या है? एक ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर सही आंसर होगा। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और यह 5895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व में सबसे अधिक जलवायु किस महासागर में स्थित है? विश्व में ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है कहां पर? जिसमें सबसे अधिक ज्वालामुखी है। तो रिंग्स ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर को। तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, देखिए प्रशांत महासागर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में 40,000 के दायरे में रिंग ऑफ फायर नामक बेल्ट स्थित है और इस बेल्ट में सबसे अधिक ज्वालामुखी है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए। वेनेस एंजिल प्रपात वेनेजुएला, इगो अज्रू प्रपात अर्जेंटीना, नियाग्रा प्रपात कनाडा या विक्टोरिया प्रपात ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर पूछा है जोड़ा कौन सा गलत है। तो देखिए एंजिल प्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है एकदम बिल्कुल सही है। इगो अज्रू प्रपात ये अर्जेंटीना में है और नियाग्रा प्रपात ये कनाडा में है। लेकिन विक्टोरिया जो प्रपात है, ठीक है, विक्टोरिया प्रपात ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। ये किसमें है? विक्टोरिया प्रपात जो है जाम्बिया में है। कहाँ है? जाम्बिया, ये जाम्बिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, यहाँ पूछा है जोड़ा गलत है। यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है, गलत है तो गलत है, गलत को हमें सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित समूहों में से किसी एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? ठीक है, देखिए भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर है वो कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा है कि किस समूह से? ब्राजील, ये ब्राजील होगा, ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो है देखिए जो मलेशिया, जाम्बिया और ब्राजील, यानी कि नहीं इसमें नहीं होगी, ये गलत है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठता है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। देखिए भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो इक्वेटर जो लाइन है वो जो 13 देश हैं, 13 देशों से होकर के गुजरती है। और 13 देशों से कौन कौन से होते हैं तो वो हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं एक बार। देखिए स्थल और जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। किस किस से? साओ टॉम प्रिंसेस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या जाहिर, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया और फिर ब्राजील। तो यहाँ पर कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, देखिए कोलंबिया ये रहा, इंडोनेशिया ये रहा और केन्या ये रहा। ठीक है, तो इनसे होकर के गुजरती है। बाकी ब्राजील लिखा है, जाम्बिया लिखा है, ब्राजील से होती है लेकिन किससे नहीं होती? जाम्बिया से नहीं गुजरती है। इधर ब्राजील से होती है, मलेशिया से होती है लेकिन सूडान से नहीं जाती। वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया से हो जाती है
लेकिन किससे नहीं जाती है, इथियोपिया से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार यहाँ जितने भी जो 13 देश हैं, इन 13 देशों को याद कर लें अच्छे से, और किन किन देशों से रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप जानते ही होंगे। देखिए, एकमात्र एक ऐसा देश है जिसकी आकृति भारत के समान सी दिखती है, सदृश है, और इसी से तीनों रेखाएं गुरु करके गुजरती हैं, और ये है अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, अफ्रीका। देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जो सबसे अधिक जो निकलती है वो निकलती है जल वाष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, जल वाष्प सबसे अधिक निकलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है। निम्न में से निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है ये कहां पर है? सबसे पहले हम बात करेंगे कहां पर है ये। तो पूछा है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अच्छा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है ये है माउंट कैटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कैटोपैक्सी जो है ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए देखिए, दिए गए ज्वालामुखी पर्वतों में माउंट पिनादुगो की ऊंचाई जो है, पिनादुगो की ऊंचाई है 1485 मीटर है। किलिमंजारो की ऊंचाई 5895, और जो माउंट कैटोपैक्सी है इसकी जो ऊंचाई है वो 5911 मीटर है। जबकि जो ताल ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है इसकी ऊंचाई मात्र 311 मीटर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन सा हुआ? माउंट कैटोपैक्सी हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी जानते होंगे, उसमें जो पिघला हुआ जो पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैग्मा यहाँ पर दिया नहीं है, लावा दिया गया, बेसल्ट दिया गया, ऑब्सिडियन दिया गया। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन सही गलत होते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होता है। तो पिघला हुआ जो पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैग्मा। ठीक है, मैग्मा कहते हैं। चलिए, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निश्चित होता है तो उसे फिर लावा की संज्ञा दी जाती है। जब वो बहकर निकल करके ज्वालामुखी हुई, और ज्वालामुखी से जब उद्गार होता है तो इसमें जो अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होगा पृथ्वी के अंदर, यानी तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलता है तो ये जब बहकर कहीं चलता है तो इसे हम फिर दे देते हैं लावा नाम। ठीक है, इसे लावा देते हैं। चलिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो ये जो चट्टानें होती हैं ये कौन सी चट्टानें होती हैं? तो ये होती हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लगता है, और जिसे इसके रवे बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में या फिर कैस्पियन सागर में। तो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ब्लैक सी में भी है, कैरेबियन सी में भी है, कैस्पियन सी में, लेकिन बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार ये नहीं होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार का संबंध क्या है? अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेटों के किनारे से होता है। उपयुक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर के सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित है। अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर
ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। माउंट एटना है, माउंट एटना क्या है, माउंट एटना कहाँ है, ये इटली में है, और एक क्या है, एक ज्वालामुखी है, और इटली में भी कहाँ है, सिसिली द्वीप पर है। ठीक है, इटली में सिसिली द्वीप पर एक ज्वालामुखी है। ठीक है, इटली में ये कहाँ पर है, जो सिसिली द्वीप है यहाँ पर ये स्थित है, एक ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई इनकी 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो माउंट सेंट जो हेलेंस ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, तो ये है यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया काउंटी में माउंट एडम्स में लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर, मोना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी अमेरिका की एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भी क्या है, यूएसए की एक ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो, और ये है हवाई द्वीप पर, कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो मोना लोआ हवाई द्वीप यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 14, मोना लोआ उदाहरण है किसका, अभी हमने बात की, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। निम्न कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करनी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, देखिए यहाँ पर एकांकागुआ, कैटापॉक्सी, एटना और फ्यूजियामा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो जो ये है अंकागुआ, ठीक है, ये अंकागुआ जो है ये सक्रिय नहीं है, क्या है, कैटापॉक्सी है, एटना भी है, लेकिन फ्यूजियामा भी है। तो 2, 3 और 4 जो है ये क्या है, ये एक्टिव हैं तीनों, तीनों। तो तीनों के लिए हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो कैटापॉक्सी, एटना, फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैटापॉक्सी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में है। एटना भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर है, इटली में। और जो फ्यूजियामा है ये कहाँ की है, ये जापान की ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इनको भी हमें याद रखना कि कौन सी ज्वालामुखी किस देश में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाशील ज्वालामुखी है। क्रियाशील ज्वालामुखी का मतलब यही है जो कैसी है, एक्टिव ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए यहाँ पर एकांकागुआ को हमने पीछे देखा तो ये नहीं है, तो यहाँ पर एक ये खत्म हुआ, एक से ये खत्म हो गया। ठीक है, 2, 3 और 2 और 4 बचते हैं। ठीक है, तो जो किलिमंजारो है, बात करें हम किलिमंजारो की, तो जो किलिमंजारो है ये एक ज्वालामुखी है, लेकिन क्या है, कहाँ पर है ये, तंजानिया में हमने बात की थी इसकी, है ना, तंजानिया में हमने इसकी अभी बात की थी। तो तंजानिया में है ये, कहाँ पर, अफ्रीका में। लेकिन ये कैसी है, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसी है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। चलिए, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, तो किलिमंजारो 3 भी यहाँ पर ये खत्म हो गया, 3 से सी वाला, तो 2 और 4 बचते हैं, यानी कि एटना और वेसुवियस जो ज्वालामुखी हैं ये दोनों क्रियाशील ज्वालामुखी हैं। ठीक, तो किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है, और एटना, सिसिली और वेसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है।
जो एटना ज्वालामुखी है वो सिसिली द्वीप पर है, और जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो नेपल्स में है, इटली में। तो 2 और जो 4 है यहाँ पर सही आंसर होंगे। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है, कहाँ पर? इसी के बारे में चर्चा की थी हमने, कई बार कर चुके हैं। तो कहाँ पर है? तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वो एक ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के ऊपर में उत्तर में लिपारी द्वीप पर है। इतना ही हमें याद रखना है, कहां पर है ये? लिपारी द्वीप पर है। ठीक है, लिपारी द्वीप पर है ये, लिपारी द्वीप हमको याद रखना है। और ये कैसी है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है, और इससे सदैव प्रज्वलित जो गैसें हैं वो निकलती रहती हैं, और जिसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाशमान रहते हैं इनकी। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूची 1 है और सूची 2 है, इन दोनों को हमें क्या करना है? सुमेल करना है। देखिए एटना ज्वालामुखी अभी हमने देखा कहाँ पर है ये? एटना ज्वालामुखी। तो एटना ज्वालामुखी तो एटना ज्वालामुखी है इटली में भी है। और कहाँ पर है ये? इटली में तो है, लेकिन कहाँ पर है? यहाँ पर एक चीज और दी गई, यहाँ पर सिसिली द्वीप दिया गया है। ठीक है, तो जो एटना ज्वालामुखी है वो सिसिली के, ठीक है, द्वीप सिसिली यानी कि ए का 4 से हम मैच करेंगे। चलिए ए का 4 हो गया। वेसुवियस ज्वालामुखी, जो वेसुवियस ज्वालामुखी है ये भी कहाँ है? ये भी इटली में है, लेकिन इटली में नेपल्स हमने पढ़ा था एक जगह, तो नेपल्स में है, लेकिन नेपल्स ऑप्शन नहीं है, तो हम पहुंचेंगे इटली के पास। कैटोपॉक्सी भी हमने पढ़ा, तो कैटोपॉक्सी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। ऑप्शन नंबर डी को 2 से मिला देंगे। और जो येरीबस है, ठीक है, येरीबस जो है वो रॉस द्वीप पर है, ठीक है, रेओस द्वीप पर है। तो ऑप्शन क्या बनते हैं? 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 4 3 1 2। तो यहाँ पर मिलान ही दिया गया है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। पे एक बार आप पढ़ने चाहें तो उसे पॉज कर लें या फिर पढ़ लें, इतना वक्त मैंने दे दिया है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की जो सबसे अधिक जो चोटियां हैं वो किन पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं जो मोड़दार पर्वत होते हैं, नवीन मोड़दार जो पर्वत होते हैं उनमें ये सबसे ऊंची चोटी पाई जाती हैं। जैसे हम बात कर लें सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की, तो ये भी कहाँ है? हिमालय पर्वत श्रेणी में है। और ये भी क्या है? या तो एक वलित पर्वत होगा या फिर नवलित पर्वत को ही हम क्या कहते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा 8,848 मीटर, इसकी जो लंबाई है 3-4 नामों से बोला जाता है, क्योंकि नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से बोलते हैं। सहित पहली जो 10 सर्वोच्च चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। और हिमालय पर्वत एक कैसा है? एक नवीन मोड़दार है, इनके वलित पर्वत है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो इन्हीं वलित पर्वतों में स्थित है या नवीन मोड़दार पर्वतों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर है एंडीज? ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम दक्षिण अमेरिका को हम इस तरह से देखते हैं, ये देश, ठीक है, इस तरह से कुछ है ना। तो यहाँ पर ये सबसे ये इस तरह से ये फैली हुई है, क्या? एंडीज पर्वत श्रेणी। तो ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक, तो एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, और इसकी लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर है। कितनी है? 7,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सबसे लंबी श्रृंखला
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? अभी हमने देखा तो कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही होगा। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं जो है ये कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर दक्षिण अफ्रीका में है, या फिर अंटार्कटिका, या फिर न्यूजीलैंड में है। तो दक्षिण आल्प्स जो पर्वत जो मालाएं हैं ये कहां पर हैं? तो ये हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ऑप्शन नंबर के जो द्वीप हैं वहां पर हैं, फैले हुए हैं। और माउंट तो दक्षिण आल्प्स यानी कि साउदर्न आल्प्स पर्वत श्रृंखलाएं न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिम भाग पर फैली हैं। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? ओबोराकी या फिर माउंट कुक यानी कि जिसकी ऊंचाई 3754 मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा, न्यूजीलैंड। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? व्हाइट पर्वत, ठीक है। तो व्हाइट पर्वत जो माउंटेन होती है, व्हाइट माउंटेन है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो व्हाइट माउंटेन जो है ये देखिए पाई जाती है कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहाँ? कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। और कैलिफोर्निया कहाँ पर पड़ता है? तो कैलिफोर्निया पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, जो व्हाइट पर्वत है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कहां पर बताई थी? कैलिफोर्निया में है। और इनका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 118 डिग्री पश्चिम देशांतर के मध्य में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं ये तीनों पर्वत श्रेणियां हैं? करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? देखिए, खासी, पटकोई, अराकानियोमा, अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये उपलब्ध से कोई नहीं। तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है ये कहां पर है? ये तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लगता है जो ऑप्शन नंबर जो है ये जो डी है ये ही यहाँ पर गलत दिया गया है। सही है कि उपयुक्त में से कोई इसका आंसर नहीं है। तो चलिए इसका आंसर हम ढूंढते हैं, इसकी व्याख्या करता है। देखिए, बर्मीज का अराकान योमा पर्वत जो है चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां कौन सी हैं? नगा, चिन, लुसाई, पटकोई है। सर्वोच्च चोटी माउंट विक्टोरिया जिसकी ऊंचाई 3094 मीटर है। और खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। यह म्यांमार की सीमा निर्धारित नहीं करती। यह तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, चलिए, हिमालय का विस्तार अराकानियोमा किस देश में स्थित है? तो अभी हमने देखा कहाँ है, बर्मीज अराकानियोमा यानी कि म्यांमार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और एक पढ़ते हैं हम ब्लैक फॉरेस्ट के साथ ही पढ़ते हैं जर्मनी में है। ये तो फ्रांस में, सॉरी फ्रांस में हम पढ़ते हैं वॉसेज पर्वत। वॉसेज पर्वत, वॉसेज कुछ इसी तरह से है। वॉसेज पर्वत कहाँ पर? ये है फ्रांस में हम पढ़ते हैं। और जर्मनी में पढ़ते हैं कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, चलिए, तो जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वॉसेज ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। किसके हैं ये? ब्लॉक पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जिसे डेथ वैली के नाम से भी जानते हैं, ये किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये है एक कैसी है? एक मृतक घाटी है। तो एक रिफ्ट वैली है। ये कैसी है? एक रिफ्ट वैली है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा।
शैतान का गल्फ कोर्स यानी कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी कि डेथ वैली स्थित है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। एक अलग नाम दे दिया डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध है ये, क्या नहीं, शैतान का गोल्फ कोर्स है। लेकिन क्या डेथ वैली के नाम से यानी कि मृत्यु की घाटी बोला जाता, तो ये यूएसए में है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। कहाँ है? यूएसए में, जो कैलिफोर्निया में। तो शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृतकों की घाटी यानी कि डेथ वैली यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। और यह पार्क पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां पर? पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यूएसए सही आंसर होगा। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी किसके कारण? इसकी मृतक घाटी किसके कारण क्यों जानी जाती है? तो ये जो जाती है इसमें जो उष्णता है वो बहुत अधिक है। तो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, मृतकों की घाटी। चलिए, पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर जो घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजशीर जो घाटी है ये हमें मिलती है देखने को अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में मिलती है ये। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, पंजशीर जो घाटी है अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में काबुल के उत्तर में स्थित है। और यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है, इसीलिए इसका नाम पंजशीर वैली रखा गया है के नाम से भी जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। सिलिकॉन वैली ये स्थित है कहाँ? सिलिकॉन वैली जानते हैं ये कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग पर स्थित है। और इसे वृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, कैलिफोर्निया। टेलर घाटी अवस्थित है। कहाँ पर है टेलर घाटी? बताइए, टेलर घाटी कहाँ पर है? तो टेलर घाटी है अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है ये। चलिए, तो अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट ने कब की थी? 1903 में की थी। और उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी यानी कि वैली ऑफ द डेड का नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। वृहत बेसिन अवस्थित है यानी कि ग्रेट बेसिन अवस्थित है। तो कहां पर है ग्रेट बेसिन? तो ये है कहां? यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर सही आंसर होगा, यूएसए। देखिए, वृहत बेसिन है कि ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका की विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है जो रॉकीज पर्वत श्रेणी और सेरा नेवादा के बीच में स्थित है। कहां पर स्थित है? रॉकीज पर्वत श्रेणी और सेरा नेवादा के बीच में स्थित है ये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, यूएसए। राजाओं की घाटी अवस्थित है। कहां पर है? राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी कहां पर अवस्थित है? तो ये इसे हम राजाओं की जो घाटी है ये हमें देखने को मिलेगी मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। राजाओं की घाटी यानी कि वैली ऑफ द किंग या वादी अल मुल्क मिस्र यानी कि इजिप्ट में स्थित है। कहां पर स्थित है? इजिप्ट यानी कि मिस्र में स्थित है क्या? राजाओं की घाटी। अंधी घाटियां पाई जाती हैं। तो अंधी घाटी जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कास्ट प्रदेशों में। कहां पर? कास्ट प्रदेशों में। तो ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पर सही आंसर होगा, कास्ट प्रदेशों में पाई जाती है। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलीन छिद्र पर समाप्त हो जाती है और यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है तो सिंक के ऊपर यानी कि सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। और इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलीन छिद्र पर हो जाता है और इस घाटी को ही क्या कहते हैं? अंधी घाटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सभी जानते होंगे। कहां पर है ये? तो ये है अफ्रीका में है। उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है ये ऊपर की तरफ, सहारा मरुस्थल। ठीक है,
कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन नंबर सी। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गहरा सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर मरुस्थल है और नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती हो, तो ये है थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल है। कहां पर है ये? तो ये आपको देखने को मिलेगा भारत में। कहां पर? भारत। ठीक है, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलेगा। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है और यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जो घनत्व है वो 7 तक मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तकला मकान अवस्थित है। तकला मकान अवस्थित है। तकला मकान तो आप जानते होंगे कहाँ पर है? चीन में स्थित है। चीन में एक जगह है झिंजियांग, वहां पर। तो तकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तृत है और यह दक्षिण में कुन पर्वत और पश्चिम उत्तर में पामीर और तियान शान पर्वत से घिरा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, चीन। अब ये मरुस्थल हैं और इन्हें हमें मिलान करना है। जैसे देखिए, जैसे सोनोरन है, तो हमने अभी तकला मकान की बात की है, तो तकला मकान तो कहाँ पर? सुमेल नहीं है पूछा है ना, तो तकला मकान यानी कि चीन में है, तो ये तो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट है। और सोनोरन ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये भी यहाँ पर ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान, तो यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। गिब्सन और ब्राजील, तो वह यहाँ पर गलती है, गड़बड़ है। तो ये गिब्सन जो है ब्राजील में नहीं है, ये कहाँ पर है? गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर भी यही दिया है, तो आप पढ़ लें एक बार। तकला मकान चीन के जियांग प्रांत में है। तुर्कमेनिस्तान में स्थित कराकुम वो रेगिस्तान कैस्पियन सागर के पूर्व में है और अमू दरिया नदी के पश्चिम तक फैला है। और गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पर? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तानों के मध्य में स्थित है। ठीक है, ना कि ब्राजील में है। दस्त-ए-लुट अवस्थित है। दस्त-ए-लुट क्या है? एक मरुस्थल है। ये कहाँ पर स्थित है? दस्त-ए-लुट है ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में है ये। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। तो दस्त-ए-लुट ईरान के केरमान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये है मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में, चीन वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया में है स्थित विशाल मरुस्थल है और यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। ठीक है, अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का पूछा गया है, दक्षिण एशिया का, तो दक्षिण में पहुंच जाएं। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? और वो मरुस्थल के बारे में हमने चर्चा की कि उसी ऐसा मरुस्थल है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और वो है भारत में स्थित है। तो कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हुआ। तो थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 है। यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह दक्षिण चीन में अवस्थित है या इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो ये पूछा है, वाक्य सही नहीं है। ठीक है, अटाकामा, देखिए अटाकामा जो है ये दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में एकदम सही है। यह है
संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है। यह दक्षिण चिली में अवस्थित है और उसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा, इनके प्रचुर भंडार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, ये सही आंसर होगा इसका। अटाकामा के बारे में सही नहीं है, ये पूछा कि सही नहीं है, तो यही सही नहीं कि ये दक्षिण चिली में अवस्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और पूछा कि चिली में अवस्थित है, तो ये उत्तरी चिली के आसपास पड़ता है। नाइट्रेट के प्रचुर भंडार भी हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। देखिए, अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं, और यह मरुस्थल दक्षिण चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में अवस्थित है। यहाँ पूछा दक्षिण चिली में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण चिली में पूछा, तो इसी कारण से गलत हुआ। दक्षिण में नहीं है, कहाँ है? नॉर्थ चिली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 71। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, कौन सा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है, ये है पेंटागोनिया का मरुस्थल। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल ऑप्शन नंबर जो भी है, ये यहाँ पर सही होगा। चलिए देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, और इनमें पेंटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं।